नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। खबरों के पोस्टमार्टम में आज बताऊंगा कि बजट को लेकर केंद्र और दिल्ली की सरकार के बीच क्या सहमति बनी है, कब ये बजट आ सकता है। अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब सरकार को हाई कोर्ट की फटकार लगी है। सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की संभावना बढ़ गई है और याकूब कुरैशी जो पूर्व मंत्री थे उनका रुतबा कम होगा। 31 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी, जिसमें महंगी लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं। पिछले 2 दिन से दिल्ली में बजट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली सरकार ने जो बजट केंद्र के पास भेजा था, केंद्र गृह मंत्रालय ने उसको आपत्ति लगाकर वापस भेज दिया था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि 2 करोड़ दिल्ली वासियों के हित के लिए बजट को पास किया जाए। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को मंजूरी दे दी है। ये जानकारी मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को भी भेज दी है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार का बजट जो आज पेश नहीं हो सका, अब या तो वो कल 22 तारीख को या फिर परसों 23 तारीख को जारी हो सकता है, उसकी घोषणा की जा सकती है। कानून दिल्ली सरकार विधानसभा में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही वार्षिक बजट पेश कर सकती है। ये कानून है कि जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल जाएगी तब तक दिल्ली सरकार अपना बजट पेश नहीं कर सकती है। उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को ये बजट का प्रस्ताव भेजा जाता है। केंद्र सरकार उसे राष्ट्रपति के पास भेजती है। इस साल दिल्ली सरकार को विधानसभा में आज यानी 21 मार्च को बजट पेश करना था, लेकिन और इसकी फाइल जो थी वो महीने के शुरुआत में उपराज्यपाल को भेज दी गई थी। उपराज्यपाल कार्यालय का कहना है कि वित्तीय विवरण को मंजूरी दी और कुछ टिप्पणियों के साथ फाइल 9 मार्च को मुख्यमंत्री के पास भेज दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी। ये कानून अनिवार्य है वहाँ के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। गृह मंत्रालय ने भी 17 मार्च को सरकार को अपनी टिप्पणी से अवगत करा दिया। उपराज्यपाल भवन का कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से फाइल भेजे जाने का उसको इंतज़ार है। उपराज्यपाल कार्यालय कहता है कि दिल्ली सरकार से रात 9:25 पर फाइल मिली और एलजी ने मंजूरी देते हुए कानून आगे की कार्रवाई के लिए 10:05 पर मुख्यमंत्री के पास भेज दिया था। इसके बाद सरकार की ओर से राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को फाइल भेजी गई, जिस पर आज मंत्रालय ने अपनी मोहर लगा दी, सहमति दे दी, मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब ये फाइल राष्ट्रपति के पास उनकी मंजूरी के लिए जाएगी और दिल्ली सरकार के पास वापस आने के बाद दिल्ली का ये वार्षिक बजट पेश कर दिया जाएगा। इस तरह से पिछले कुछ दिन से जो बजट को लेकर द्वंद्व था, जनता के मन में भी प्रश्न उठ रहे थे, उनको दोनों सरकारों की सहमति से अब समाधान मिल गया है। पंजाब में अमृतपाल का आतंक हम सब ने देखा था, किस तरह थाने पर चढ़कर उसके समर्थकों ने अपने साथियों को छुड़ा लिया था। लेकिन अब पुलिस की सख्ती हो रही है। अमृतपाल के कई साथी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उसके चाचा ने सरेंडर कर दिया है, ड्राइवर भी सरेंडर कर चुका है। उसके गांव को पुलिस ने घेर रखा है, घर को पुलिस ने घेर रखा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अमृतपाल अभी तक पुलिस के हाथ नहीं चढ़ा है। इस मामले में हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को डांट लगाई है, फटकारा है। ऑपरेशन अमृतपाल सिंह मामले में पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने आज पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार के पास इतना भारी भरकम पुलिस बल है, उसके बावजूद अमृतपाल को पकड़ने में पुलिस नाकाम क्यों रही है। यह जब पंजाब पुलिस की खुफिया नाकामी को ये सब दर्शाता है। इससे पंजाब पुलिस की नाकामी सामने आती है। पुलिस के 80,000 जवान क्या कर रहे थे, पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल क्यों रहा, कोर्ट ने ये सब बातें कहीं। दरअसल वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह को अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगाकर पंजाब और हरियाणा कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। भटिंडा निवासी इमरान सिंह ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता वारिस पंजाब दे संगठन के कानूनी सलाहकार हैं। इस संगठन के प्रमुख दीप सिंधु थे। उनकी मौत के बाद यह पद अमृतपाल ने संभाल लिया था। 18 मार्च को केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के साथ मिलकर जालंधर से अमृतपाल को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि अमृतपाल सिंह को अवैध हिरासत में रखा गया है, इसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। अमृतपाल के परिजनों तक को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है, जिससे उसकी जान को बड़ा खतरा है। याचिकाकर्ता ने सुरक्षित अवैध हिरासत से छुड़ाने के लिए निर्देश जारी करने की हाई कोर्ट से अपील की थी।
साथ ही वारंट ऑफिसर नियुक्त करने का पंजाब सरकार को निर्देश देने की अपील भी की गई थी। अब इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई कि इतना भारी पुलिस बल 80,000 पुलिस वाले होते हुए भी एक व्यक्ति आखिर उनकी पकड़ में क्यों नहीं आया है जो कानून से खिलवाड़ करता है। संयुक्त राष्ट्र परिषद में सुधार और विस्तार की मांग कई वर्षों से की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सुरक्षा परिषद में सुधार की पैरवी तेज की है, तब से पूरे विश्व का माहौल बदल गया है और इसके बदलाव में माहौल बनाया जा रहा है कि जो नई चीज़ें इसके साथ जुड़नी चाहिए उनको जल्द से जल्द मंजूरी मिलनी चाहिए। हाल ही में दुनिया के 70 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए बदलाव, नए परिवर्तन करने के लिए सहमत हो गए हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की है। फ्रांस ने भारत के साथ जर्मनी, ब्राज़ील और जापान की दावेदारी का भी समर्थन किया है। ब्रिटेन भी भारत की स्थायी सदस्यता की मांग कर चुका है। दरअसल उभरते देशों की भागीदारी संयुक्त राष्ट्र जैसी शक्तिशाली संस्था में आवश्यक हो गई है, जिससे आतंक का समर्थन करने वाले देश चीन की जुबान पर लगाम लगाई जा सके। सुरक्षा परिषद में नए सदस्यों के रूप में 25 देशों की भागीदारी संभव है। इसी गुंजाइश के चलते अफ्रीकी देश भी इसमें भागीदारी चाहते हैं। फ्रांस ने तो यहाँ तक कहा है कि इन सीटों के लिए अलावा जो भी सीटें बचती हैं उनका आवंटन भौगोलिक आधार पर किया जाए, जिससे पूरी दुनिया की बात सुरक्षा परिषद में उठाई जा सके। ऐसा होता है तो वीटो जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आग्रह और दुराग्रह का दायरा सीमित हो जाएगा और सुरक्षा परिषद की महत्ता अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए निष्पक्षता से देखी जा सकती है। अब बात करते हैं पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की। प्रदेश सरकार में दबदबे वाले मंत्री रहे हैं याकूब कुरैशी, लेकिन इस समय पुलिस का शिकंजा उनके चारों तरफ कसा हुआ है। पुलिस ने उनका याकूब कुरैशी की 31 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त करने की तैयारी कर ली है। संपत्ति का आकलन पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। मेरठ में 26 जगह याकूब की संपत्ति मिली है। इसमें 12 वाहन जब्त कर लिए गए हैं। 31 मार्च 2022 को हाजी याकूब की फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा था। इसमें याकूब, उसकी पत्नी और बेटे सहित 17 लोग नामजद किए गए थे। नवंबर 2022 में याकूब परिवार पर गैंगस्टर का मुकदमा लगाया गया था। सीओ किठोर रूपाली राय के नेतृत्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत याकूब की संपत्ति जब्त करने के लिए चिन्हित की गई थी, पहचान की गई थी उसकी। इसमें याकूब का हापुड़ रोड स्थित स्कूल, अस्पताल, मीट फैक्ट्री, प्लॉट, सराय बलहीम स्थित 2 मकान और कुछ और संपत्ति भी है। पुलिस के मुताबिक सभी विभागों की रिपोर्ट आ गई है। जल्दी ही जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि थाना खरगोदा में मीट फैक्ट्री के अंदर अवैध रूप से मीट की पैकिंग के मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब की 31 करोड़ 70 लाख की संपत्ति को पहचाना गया है। इसमें 32 दोपहिया और 4 पहिया वाहन भी शामिल हैं। जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गई है। जल्दी ही इसकी चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब कुछ खास खबरें। गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में एक 6 साल की बच्ची का शव मिला है। शव अबूपुर के जंगल में गंगा नहर के किनारे मिला है। पुलिस ने इसकी पहचान के लिए आसपास के क्षेत्रों में एक अभियान शुरू किया है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं और हत्या करके शव को यहाँ डाला गया है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को आज दिनांक 21 मार्च को ये सूचना मिली कि थाना निवाड़ी में अबूपुर गांव के पास जो गंग नहर है उसके किनारे एक 5 से 6 वर्ष की बच्ची का एक शव बरामद हुआ है और इस शव की तुरंत ही पुलिस द्वारा इसको जो है इसका संज्ञान ले लिया गया है और शव की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए आसपास के ज़िलों में पहचान कराने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं और शव को कब्जे में लेकर आगे की पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसकी शिनाख्त के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं और इसके अनुसार जो चीज़ सामने आएगी उसके अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। मीट का कारोबार करने वाली एक कंपनी से जुड़े लोगों के यहाँ इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। छापे की कार्रवाई गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत कई शहरों में हुई। गाजियाबाद के पसुंडा इलाके में छापे के दौरान अर्धसैनिक बल भी तैनात किया गया था। मीट एक्सपोर्ट का कारोबार करने वाले अल अहमद ग्रुप के सदस्यों पर आज बड़ी छापेमारी हुई। गुरुग्राम की इनकम टैक्स टीम ने छापेमारी की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने गुरुग्राम, गाजियाबाद, अलीगढ़, नोएडा समेत कई जिलों में छापेमारी की।
इस छापेमारी में नोएडा और गाजियाबाद की इनकम टैक्स की टीमें भी शामिल हुईं। गाजियाबाद के पसोंडा गांव में भी इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। इस दौरान वहां पर अर्धसैनिक बल भी तैनात किया गया था। छापेमारी की सूचना पर पसोंडा में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। मौजूदा हालत को देखते हुए स्थिति नियंत्रण में रही। ये कंपनी दिल्ली, गुरुग्राम में बड़े पैमाने पर मीट एक्सपोर्ट करती है। विभागीय सूत्रों की माने तो कंपनी के मुखिया मोहम्मद हाजी के ठिकाने पर भी रेड की गई है। सूत्र बताते हैं कि बड़ी टैक्स चोरी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। छापे के दौरान इनकम टैक्स की टीम कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ ले गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच ने 50,000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसका नाम फ़हीम बताया जा रहा है। ये दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करता था। ये 50,000 का एक इनामिया मुलजिम था। फ़हीम सिकंदरा गेट हापुड़ का रहने वाला था। विजयनगर से गैंगस्टर का वांछित था, जिसको कल हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके आज उसको जेल भेजा जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद नगर निगम में संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 21 शिकायतें लोगों ने दर्ज कराईं। सबसे ज़्यादा शिकायतें जल भराव को लेकर आईं। सबसे कम शिकायतें उद्यान विभाग से संबंधित थीं। इनके समाधान के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गाजियाबाद नगर निगम में संभव दिवस का आयोजन किया गया। आज नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ इसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शहर से बाहर हैं। ऐसे में संभव कार्यक्रम में अपर नगर आयुक्त शिवपूजन यादव, अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव, नगर निगम के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मिथिलेश कुमार, अधिशासी अभियंता जैदी, उद्यान प्रभारी डॉक्टर अनुज सिंह आदि मौजूद रहे। नगर निगम में संभव दिवस का आयोजन प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। संभव दिवस के दौरान अनेक शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें सबसे अधिक जल भराव की शिकायतें थीं। इसके अलावा बंद स्ट्रीट लाइट, अतिक्रमण, कूड़ा समय पर न उठना और उद्यान विभाग से संबंधित शिकायतें भी आईं। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे समयबद्ध तरीके से इन शिकायतों का गुणवत्ता के साथ निस्तारण करें। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन लखनऊ में MSME कॉन्क्लेव करने जा रही है। इसका आयोजन 25 मार्च को होगा। इसमें 21 देशों के राजदूत और राजनयिक भाग लेंगे। उनकी सहमति मिल गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार बढ़ाने के लिए उद्योगपतियों द्वारा 25 मार्च को लखनऊ के एक होटल में अंतर्राष्ट्रीय MSME बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का जिम्मा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने लिया है। देश में यह पहली बार होगा कि किसी औद्योगिक संगठन की ओर से एक छत के नीचे एक मंच पर विभिन्न देशों के राजदूत और उद्योग प्रतिनिधि जुटेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए IIA ने गाजियाबाद में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि अब तक 21 से ज़्यादा देशों के राजदूत और राजनयिकों ने इस आयोजन का हिस्सा बनने के लिए सहमति दे दी है। उत्तर प्रदेश में इसीलिए मैंने आपसे बताया कि ये जो इंटरनेशनल MSME बिजनेस कॉन्क्लेव होने जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम है। क्योंकि हम वोकल फॉर लोकल तो हम कर रहे हैं, लेकिन लोकल टू ग्लोबल के लिए पहली बार ऐसा किया जा रहा है, जिसमें हमने ऐसे 25 कंट्रीज को सेलेक्ट किया। पिछले लगभग 8 महीने से इस दिशा में काम किया जा रहा है। IIA का प्रतिनिधिमंडल कई देशों में जाकर व्यापार की संभावनाएं तलाश चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे, जबकि औद्योगिक विकास मंत्री और MSME मंत्री को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। गाजियाबाद में आयोजित प्रेस वार्ता में IIA गाजियाबाद चैप्टर के चेयरमैन राकेश अनजा ने कहा कि कॉन्क्लेव के दौरान सभी प्रतिभागी देशों के साथ उद्यमों के डेलीगेशन एक दूसरे के देश में आदान प्रदान की संभावनाओं को खोजेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने गाजियाबाद में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इसमें केंद्र और राज्य दोनों के कर्मचारी शामिल रहे। सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार पर पुरानी पेंशन लागू नहीं होने का आरोप लगाया है। पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी संयुक्त मंच के आह्वान पर केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स ने धरना दिया। जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में कर्मचारी अपनी मांग को लेकर पहुंचे। पुरानी पेंशन योजना को लेकर कई बार आंदोलन किया जा चुका है। पुरानी पेंशन योजना हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान आदि राज्यों में बहाल की जा चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सहित कई दूसरे राज्यों के कर्मचारी अभी भी लड़ रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना बहाल करना चाहती हैं, लेकिन केंद्र के अड़ियल रवैये के चलते ये संभव नहीं हो पा रहा है, जबकि कर्मचारी पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। NPS को लेकर NPS की समाप्ति को लेकर के और OPS की बहाली को लेकर के
आज ये जिले का केंद्रीय और राज्य कर्मचारी, जिसमें तकरीबन 130 संगठन इसमें सम्मिलित हैं, सरकार को ये संदेश हम दे रहे हैं कि भाई चेत जाओ अभी, और गंगा यहीं से होकर के निकल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये 24 का चुनाव भी यहीं से होकर के निकलेगा। तो इसलिए हम बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि अब भी चेत जाओ, और कर्मचारियों में अपने भविष्य को लेकर के, बुढ़ापे को लेकर के बेहद आक्रोश है। मंच ने बताया कि 21 अप्रैल को विभिन्न कार्यालयों पर गेट मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। 21 और 23 मई को मशाल जुलूस निकाला जाएगा। 21 जून को लखनऊ में महारैली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। खबरों का पोस्टमार्टम और बुलेटिन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार।